निर्मला जी के दो बेटे थे, शशांक और विशाल। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था और निर्मला जी जल्दी से जल्दी दोनों की शादी कराना चाहती थी। शशांक बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? याद है ना, हमें आज लड़की देखने जाना है। अरे भाई, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। अब जल्दी से कोई लड़की पसंद कर लो ताकि मेरे घर में भी बहू आ जाए। मम्मी, अब आपके घर में एक या दो दो बहुओं के आने का वक्त हो गया है। चिंता मत करो, इतनी लड़कियां देखी है, आज तो पसंद आ ही जाएगी। ठीक कहते हो। बस एक बार तुम्हारी शादी पक्की हो जाए, फिर हाथ के हाथ विशाल के लिए भी कोई लड़की ढूंढकर उसका भी रिश्ता पक्का कर दूंगी मैं। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी एक ही मंडप में करवा दूं, बस लड़की मिल जाए। अरे मम्मी, एक ही मंडप की बात तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही लड़की से शादी करवा दो आप दोनों की। ये कैसा बेहुदा मजाक है? अरे दोनों भाइयों को अलग अलग लड़की से शादी करनी है, एक ही लड़के से कोई शादी करता है क्या? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। लड़की वालों के घर। आइए आइए बहन जी, ये है मेरी बेटी दीप्ति। आप इससे बातचीत कर लीजिए। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेंगे तो हम जल्दी इन दोनों का रिश्ता पक्का कर देंगे। ठीक कहते हैं भाई साहब। ये मेरा बेटा है शशांक और छोटा बेटा विशाल। मैं भी बस जल्दी से जल्दी दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। तो अभी आप अपने कौन से बेटे के लिए रिश्ता देखने आई हैं बहन जी? शशांक, वो बड़ा है ना, तो पहले उसकी शादी होगी, इसलिए आपकी बेटी दीप्ति का रिश्ता मेरे बेटे शशांक के लिए। शशांक बेटा, बताओ, क्या तुम्हें हमारी बेटी दीप्ति पसंद है? क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? अंकल, मुझे दीप्ति बहुत पसंद है। ठीक है भाई साहब, फिर बाकी की बातें हम फोन पर कर लेंगे या अगली बार मिलने पर। रिश्ता तो पक्का ही समझिए। घर लौटकर आने के बाद। मम्मी, आपने ऐसे कैसे भाई का रिश्ता दीप्ति के साथ तय कर दिया? अरे भाभी बुला, तेरी होने वाली भाभी है वो। नहीं, दीप्ति मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तू क्या कह रहा है? दीप्ति का रिश्ता मेरे लिए था और हम उसे मेरे लिए ही देखने गए थे, फिर अचानक तुझे कहां से पसंद आ गई? अरे तो क्या हुआ? मम्मी ने तो कहा था कि वो हम दोनों की शादी जल्दी से जल्दी कराना चाहती है। अब अगर जो लड़की तुम्हारे लिए देखी वही मुझे पसंद आ गई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बेटा विशाल, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारे लिए हम दूसरी लड़की ढूंढ देंगे। नहीं मम्मी, मुझे दीप्ति से ही शादी करनी है, किसी और लड़की से नहीं। तू तो ऐसे बात कर रहा है बेटा जैसे दुनिया में सारी लड़कियां ही खत्म हो गई है, बस एक दीप्ति ही बची है। और वैसे भी दीप्ति का रिश्ता शशांक के लिए हुआ है, तेरे लिए नहीं। वही बात तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं माँ। दीप्ति मुझे पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तू मेरा बड़ा भाई है ना शशांक, क्या अपने छोटे भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अरे कौन सी तेरी दीप्ति से शादी हो गई है? देख भाई, अगर तुझे मांगना है तो तू मेरी कोई और चीज मांग ले, लेकिन दीप्ति से तो मैं ही शादी करूंगा। बड़ा भाई होने के नाते अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो दीप्ति से मेरी शादी करवा दो बस, और कभी कुछ नहीं मांगूंगा जिंदगी में, ये मेरा वादा रहा। अरे बस करो तुम दोनों, ऐसे झगड़ रहे हो जैसे वो लड़की ना होकर कोई बाजार में बिकने वाली गुड़िया हो। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। चलो जाकर अपना अपना काम करो। अगले दिन शशांक के ऑफिस चले जाने के बाद। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, प्लीज मेरी शादी दीप्ति से करवा दो ना। अरे ऐसा भी क्या है उस दीप्ति में जो उससे शादी करने के पीछे पड़ा है? तेरे लिए उससे भी ज्यादा सुंदर लड़की ढूंढ कर लाऊंगी मैं। मम्मी, जो ज्यादा सुंदर लड़की आप ढूंढ कर लाएंगी ना, वो शशांक के लिए रख लेना। मुझे दीप्ति से शादी करनी है, अब मुझे और कोई लड़की पसंद नहीं आने वाली। हे भगवान, कैसे समझाऊं? दोनों भाइयों को एक ही लड़की पसंद आ रही है। अब एक लड़की से तो दोनों की शादी नहीं हो सकती ना। इतनी सी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? देखिए मम्मी, अगर आपने मेरी शादी दीप्ति से करवाई ना, तो मैं कभी भी दूसरे बेटों की तरह आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा।
मैं और दीप्ति आपका खूब ख्याल रखेंगे। देख विशाल, ऐसा नहीं हो सकता, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ। अब तुम भी ऑफिस जाओ। दीप्ति का रिश्ता शशांक के साथ तय हो चुका है और अब उन दोनों की शादी होगी। लगता है मम्मी मेरी बात मानने वाली नहीं है। अब मुझे डायरेक्ट दीप्ति से जाकर बात करनी चाहिए। अगर एक बार मैंने उसे अपने साथ शादी करने के लिए तैयार कर लिया ना तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही सोचकर विशाल दीप्ति से मिलने के लिए पहुंच जाता है। अरे मेरे होने वाले देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिलने तो आपके बड़े भाई को आना चाहिए था। देखो दीप्ति, अभी तक तुम्हारी और मेरे बड़े भाई की शादी नहीं हुई है, तो मैं चाहता था कि तुम एक बार फिर से सोच लो इस रिश्ते के बारे में। क्या बात है? तुम्हारे भाई में कोई प्रॉब्लम है क्या? और अगर है तो तुम उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? प्रॉब्लम मेरे भाई में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा रिश्ता तो तुम्हारे बड़े भाई के साथ तय हो चुका है। अब ये सब नहीं हो सकता। देखो दीप्ति, मैं तुम्हें अपने बड़े भाई से भी ज्यादा खुश रखूंगा। बस एक बार तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, फिर देखना तुम्हारी पूरी जिंदगी कितने मजे में गुजरने वाली है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, ये वादा रहा मेरा। तुम बस शादी वाले दिन मेरे घर बारात लेकर आ जाना। शादी तो मेरी तुम्हारे साथ ही होगी। निर्मला जी के घर पर। क्या बात है विशाल, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीप्ति से शादी करने के लिए इसने कुछ प्लान कर लिया है। मैं कल ही जाकर दीप्ति से मिलता हूँ और उसे कह दूंगा कि वो मेरे भाई की बातों में ना आए। अगले दिन शशांक दीप्ति से मिलने के लिए पहुंच जाता है। अरे आज आप अचानक मुझसे मिलने आ गए। देखो दीप्ति, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। लेकिन वो क्या है ना, मेरा छोटा भाई विशाल भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। देखो, अगर वो तुमसे इस बारे में कोई भी बात करे ना तो तुम उसे अवॉइड कर देना। लेकिन वो तो मुझसे इस बारे में बात कर चुका है। शादी करना चाहता है तुम्हारा छोटा भाई मुझसे। अब बताओ क्या करें? रिश्ता तो मेरा तुम्हारे साथ पक्का हुआ है। लेकिन तुम तो मुझसे ही शादी करना चाहती हो ना, या तुम्हारा इरादा भी बदल गया है? हाँ शशांक, बिल्कुल। मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ हुआ है तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। देखो तुम चिंता मत करो, तुम बस शादी वाले दिन दूल्हा बनकर मेरे दरवाजे पर बारात लेकर आ जाना। शादी तो मेरी तुम्हारे साथ ही होगी। और इस तरह दीप्ति दोनों भाइयों से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। विशाल ये सोचकर खुश था कि शादी वाले दिन दीप्ति उसके गले में माला डालेगी, और शशांक, उसका रिश्ता तो पहले ही दीप्ति के साथ तय हो गया था। दोनों भाई बहुत खुश थे। मार्केट में शॉपिंग के दौरान। शशांक बेटा, जरा देख तो सही कौन सी शेरवानी पसंद है तुझे? माँ, ये गुलाबी रंग वाली, मुझे यही शेरवानी पहननी है। वो क्या है ना, दीप्ति के लहंगे का कलर भी यही है तो उससे मैच करनी है। विशाल बेटा, तेरे भी तो बड़े भाई की शादी है, तू भी अपने लिए अच्छी शेरवानी पसंद कर ले। माँ, मुझे भी ऐसी ही शेरवानी अच्छी लग रही है, इसी कलर की। क्या मैं अपने लिए खरीद सकता हूँ? भाई है या दुश्मन? तुझे लड़की भी वही चाहिए जिससे मेरी शादी होगी, और शेरवानी भी अब वही चाहिए जो मैं पहनूंगा। अब लड़की ना सही, कम से कम शेरवानी तो मुझे अपनी पसंद की पहन लेने दे मेरे भाई। इसमें भी तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे लेकिन दूल्हा और उसका भाई दोनों एक जैसे कपड़े पहनकर अच्छे लगेंगे क्या? देख भाई, तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि दीप्ति को छोड़कर मैं तुमसे कुछ भी मांगूंगा तो तुम मुझे दे दोगे। अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। चल ठीक है, तो भी क्या याद रखेगा, खरीद लेते हैं एक जैसी शेरवानी। वैसे भी शेरवानी से होता क्या है, दीप्ति तो मुझे ही मिलने वाली है। शादी वाले दिन दोनों भाई एक जैसी शेरवानी पहनकर तैयार हो जाते हैं। विशाल को लग रहा था कि दीप्ति उसके गले में माला डालने वाली है,
और शशांक, उसे तो पता ही था कि उसकी शादी दीप्ति के साथ ही होने वाली है। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। दोनों भाई एक जैसी शेरवानी में थे। चलो, वरमाला का वक्त हो चुका है। दीप्ति बेटा, शशांक के गले में माला डालो। हाँ बहू, अब जल्दी से मेरे बेटे शशांक के गले में माला डालकर उसकी पत्नी बन जाओ और मेरे घर की बहू। मम्मी, माला तो दीप्ति डालेगी, लेकिन भाई के गले में नहीं, मेरे गले में। क्यों दीप्ति, ठीक कहा ना मैंने? अरे, ये सब रिश्तेदारों के सामने कैसी बात कर रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? दीप्ति की शादी मुझसे होने वाली है, वो मेरे गले में माला डालेगी। दीप्ति ने मुझसे शादी करने का वादा किया है बड़े भाई, वो मुझसे शादी करेगी। वादा? वादा तो दीप्ति ने मुझसे भी किया है और शादी भी हमारी पक्की हुई है। शादी पक्की होने से क्या होता है भाई? मेरी और दीप्ति की बात हो चुकी है, वो मेरे ही गले में माला डालेगी। अरे बस करो तुम दोनों, और कितना तमाशा बनाओगे देखते नहीं? सारे रिश्तेदार और मेहमान हम पर हंस रहे हैं। कैसे बेवकूफ बेटे पैदा कर दिए मैंने। एक लड़की के पीछे दोनों दीवाने हुए हैं। दीप्ति बेटा, ये सब क्या चल रहा है? क्या तुमने इन दोनों भाइयों से शादी करने का वादा किया था? हाँ दीप्ति, अब इन दोनों को जवाब तुम ही दे सकती हो, क्योंकि मेरी तो ये सुनने वाले नहीं। देखो तो किस तरह झगड़ रहे हैं आपस में तुमसे शादी करने के लिए। आप लोग चिंता मत करिए, सबके सवालों का जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस 1 मिनट रुकिए। तभी वहां पर एक लड़का आता है और दीप्ति लपक कर उसके गले में माला डाल देती है। अरे, ये तुमने क्या कर दिया? दीप्ति, तुमने मुझसे और मेरे भाई दोनों से शादी ना करके ये तीसरे लड़के के गले में माला क्यों डाल दी? वो क्या है ना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और पापा इससे मेरी शादी करवाने के लिए मान ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा तुम दोनों भाइयों की झगड़े का फायदा उठा लेती हूँ मैं। देख लिया, दोनों के दोनों मिलकर एक फूल दो माली बन रहे थे ना। ना दीप्ति एक को मिली ना दूसरे को। हाय रब्बा, रे नास पीटी, पसीने बहा बहा के पूरे घर में पसीने की बाढ़ को बुलावा दिया है तूने। अरे तो मैं क्या करूँ माँ जी, आप ही बताओ। अरे भगवान से गुहार लगाओ के उठा ले मुझे। ये कहानी है अक्षरा की, जिसे शादी के पहले से बहुत पसीना आता है, फिर चाहे वो गर्मी हो या बरसात हो या फिर ठंड हो, शादी तो जैसे तैसे हो जाती है। अक्षरा के पति रणवीर को ये बात पता नहीं होती कि अक्षरा को इतना ज्यादा पसीना आता है, और ना ही उसकी सास कौशल्या और ससुर ब्रिजमोहन को पता था। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ही दिनों में अक्षरा के पसीने से सभी को काफी दिक्कत होने लगती है। तो चलिए होते हैं रूबरू इस पसीने वाली बहू से। बहू, अरे ओ अक्षरा बहू, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, बोलिए। अक्षरा पसीने से लदी हुई थी और उससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी, जिसे सभी अपने नाक पर हाथ रख लेते हैं। हाय रब्बा, इतनी गंदी बदबू तो गटर की भी नहीं आती। सीरियसली यार अक्षरा, तुम्हारे पसीने की बदबू दूर दूर तक आ रही है। तो मैं किसी बर्फीले इग्लू में बैठकर खाना नहीं बना रही हूँ। इतनी गर्मी है, 2 मिनट गैस के सामने खड़े रहो तो पूरा पसीने से नहा लेते हो आप। इतनी भयंकर गर्मी है, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो लगा लो ना रसोई में भी एसी। हाँ हाँ, लगा लेते हैं। वैसे भी तेरे मायके वालों ने हमें ट्रक भर के नोटों की गड्डी जो दी है, क्या बात करती है। मैं भी चूल्हा चौका कर चुकी हूँ, लेकिन इतना पसीना मुझे तो कभी नहीं आया। ऐसे ही एक दिन कौशल्या देखती है कि खाना बनाते समय अक्षरा के माथे का पसीना टपक कर कढ़ाई में गिर रहा है। हाय रब्बा, अरे करम जलियों की महारानी, ये देख देखिए, तेरे पसीने की टंकी का लीकेज बह के अब हमारे खाने में भी टपक रहा है।
अब अपना खारा पानी तो नमक के तौर पर इस्तेमाल करेगी क्या हमारे खाने में? माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। और रही बात पसीने की टपकने की, तो इसी बहाने ये गट्टे की सब्जी ना और भी नमकीन और स्वादिष्ट हो जाएगी मेरे पसीने की मिलावट से। छी 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 छी, मैं जा रही हूँ बाथरूम, क्योंकि मुझे तो तेरी बातों को सुनकर और ये खाना देखकर ही उल्टी आ रही है। आज तो कुछ नहीं पकाएगी। आज हम तीनों तुझे छोड़कर बसंत भोजनालय चले जाएंगे। तू अकेले ही चखते बैठ अपने पसीने से भरे हुए ये व्यंजन। अगले दिन जब रणवीर दफ्तर से घर आता है, तभी वो अपने कमरे में अक्षरा से कहता है, अक्षरा, कल बॉस की वाइफ का बर्थडे है, इसलिए उन्होंने हमें खास न्योता दिया है, तो तुम और मैं कल पार्टी में जाएंगे। मैं ब्लैक कोट पहनूंगा, तो तुम ब्लैक साड़ी पहन लो। ओके पति जी, और कोई आदेश? नहीं, आदेश नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। वैसे तो पार्टी में एसी होगी, लेकिन फिर भी ना, तुम पूरी परफ्यूम की बोतल को अपने ऊपर छिड़क के ही चलना। एक क्या, मैं तो कहता हूँ अब 5 चाय बोतल को छिड़क लो ना, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे पसीने की बदबू को सूंघ लिया ना, तो फालतू में सीन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है? मुंह टेढ़ा करके अक्षरा जवाब देती है, ठीक है, लगा लूंगी, खुश। अगले दिन पार्टी के लिए अक्षरा सच में 5 परफ्यूम की बोतल को अपने ऊपर छिड़क कर सच धज के रणवीर के साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में एसी थी, इसलिए पहले के 15 से 20 मिनट तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से जो अक्षरा को पसीने छूटने शुरू हुए कि बस वो पसीने से भीग कर गीली होती ही जा रही थी, और उसकी बहुत गंदी बदबू भी आने लगी, जिसको सुनकर पार्टी के गेस्ट आपस में बात करने लगे। अरे ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? शायद किसी के जुराबों की गंदी बदबू है ये। जुराबे नहीं, मामला कुछ और ही है जनाब। इतनी बड़ी 5 स्टार पार्टी में पता नहीं कहाँ से घुस गया कोई गटर का कीड़ा। तभी रणवीर अक्षरा को धीरे से कहता है, तुम्हें कहो था ना, परफ्यूम, पाउडर और साबुन से 10 बार नहाना। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मुझे पसीने छूटते ही हैं, चाहे कितना भी कुछ भी कर लूं। और उनकी ये बात बगल में खड़ी एक बूढ़ी औरत सुन लेती है और वो बवाल मचा देती है। अरे बाप रे, ये गंदी महक तो यहाँ से आ रही है। रणवीर की बीवी से देखो तो पूरे कपड़े भीग गए इसके पसीने से। सभी रणवीर और अक्षरा पर बहुत हंसते हैं। रणवीर घर जाने के बाद अक्षरा को खूब डांटता है, मिला देना पानी में मेरी पूरी मेहनत से कमाई हुई इज्जत। अरे अक्षरा बहू, किस मिट्टी की बनी हो तुम, जो पसीने का झरना बहता ही रहता है तुम्हारे बदन से 12 महीने और 2400 घंटे नॉन स्टॉप। अरे अभी तो इस कलमुही के कलेजे को ठंडक पड़ी होगी। लोगों के कुंडली में मार्केश दोष होता है, लेकिन हमारी बहू की कुंडली में पसीना दोष है। अक्षरा को अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और अपने पसीने बहने को अपनी गलती मानकर चुप रह जाती है। दिन बीतते जाते हैं, गर्मी का प्रकोप बढ़ते जाता है और अक्षरा के लिए गर्मी और भी बड़ी मुसीबत बन जाती है। उसे पसीने से पूरे हाथ, पांव, गले, चेहरे और बदन पर घमौरियां आ जाती है, जिसके कारण उसे खूब जलन महसूस होती है। बहुत जलन हो रही है। माँ जी ने एसी का रिमोट भी छुपा के रखा है, इसलिए ताकि मैं एसी ना लगाऊं और बिजली का बिल बच जाए। मम्मी जी, बहुत आग लग रही है। अक्षरा जाकर बाल्टी भर पानी अपने आप पर डाल देती है।
तब जाके उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। अक्षरा के पसीने से तंग आकर कौशल्या अब दिन रात घर में अगरबत्ती और अरोमा कैंडल जलाती। अच्छा हुआ जो रणवीर ने ये खुशबू वाली मोमबत्तियां ला कर दी, इनसे हर जगह अच्छी महक आ रही है। हाँ कौशल्या, बड़ी अच्छी सुगंध है, अगरबत्ती और मोमबत्ती दोनों की भी। लेकिन तभी वहां पर बाजार से सामान लाकर पसीने से लदी हुई अक्षरा आ जाती है और उसके पूरे बदन से बदबू आ रही थी और बाल तो पूरे पसीने से भीग गए थे और फर्श पर पसीने की बूंदें भी टपक रही थी। और ये बदबू इतनी तेज होती है कि मोमबत्ती और अगरबत्ती की महक को फेल कर देती है। हाय रब्बा, आ गई करम जली। इसके बदन के पसीने ने तो इतनी महंगी सुगंध वाली मोमबत्ती और अगरबत्ती के खुशबू के दांत भी इकट्ठे कर दिए। बाहर इतनी भीषण गर्मी है मम्मी जी, ऐसा लग रहा है मानो हम किसी ओवन में बंद हो गए हो और केक की तरह बेक हो रहे हो। उफ। दिन ब दिन अक्षरा का पसीना दुश्वार कर देता है सबका जीना। कभी वो सोते समय पूरे बेड के साथ साथ साइड में रखे हुए रणवीर की इम्पोर्टेंट फाइल्स को अपने पसीने से भिगा देती, तो कभी वो गर्मी से अपने बालों में हुए जुओं को गलती से खाने में मिला देती। हाय रब्बा, आज तो हद ही हो गई, खाने में जुआ। अक्षरा, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब तुम सीधा अपना बैग पैक करो और अपने मायके शिफ्ट हो जाओ। बिल्कुल सही कह रहा है रणवीर, हमें नहीं चाहिए ऐसी पसीने वाली बहू। अक्षरा रोने लगती है और कहती है, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, फिर कभी इस घर की दहलीज पार नहीं करूंगी। बाय। अक्षरा रोंदी सूरत लिए घर से निकल जाती है। शाम में जब रणवीर अक्षरा के मायके फोन लगाता है, तब उसे पता चलता है कि अक्षरा तो अब तक घर गई ही नहीं। इस बात को सुनकर रणवीर, कौशल्या और ब्रिजमोहन तीनों डर जाते हैं और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। हाय रब्बा, अब कहाँ ढूंढे हम अक्षरा बहू को। मुझे एक जगह पता है मम्मी, जब भी अक्षरा का मूड ऑफ होता है तो वो वहीं पर जाकर बैठती है। रणवीर, कौशल्या और ब्रिजमोहन तीनों एक नदी के किनारे जाते हैं, जहां रात के अंधेरे में अक्षरा नदी की साइड की बेंच पर बैठे हुए बिलख बिलख कर रो रही थी। रणवीर तुरंत जाकर अक्षरा के गले लग जाता है और उससे तीनों माफी मांगते हैं। अक्षरा, हमें माफ कर दो, तुम्हें पसीना आना नेचुरल है, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं करती हो ये, और हमने तुम्हें गुस्से में क्या क्या नहीं कहा। हाँ अक्षरा बहू, प्लीज माफ कर दे बेटा, तेरे इस पसीने को ना मैं यूं मिनटों में चुटकी बजाकर आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों से भगा दूंगी, तू देखना बेटा। हाँ, और अगर उससे भी ना होए तो मेरे पहचान में मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, तुम्हारे इस पसीने की तकलीफ का हम सब मिलकर डट कर सामना करेंगे। थैंक यू। देर से ही सही, आप लोगों को मेरा दर्द समझ में तो आया। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे ससुराल वाले मिले। इस तरह ससुराल वाले आयुर्वेदिक उपायों से अक्षरा के पसीने की तकलीफ को मिटा देते हैं और अब उसे मामूली पसीना ही आता है और वो एक सुखी और चैन भरी जिंदगी बिताने लगती है। अब तक आपने सुना राधे श्याम जी जब अपनी बड़ी बहू सुमित्रा पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं तो उसे बुरा लगता है और सुमित्रा इस बात की शिकायत अपने पति कमल के साथ कर देती है। लेकिन कमल अपने पिताजी की इस हरकत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। आपको अपनी पत्नी के सम्मान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैं भला आपके पापा के लिए झूठ क्यों बोलूंगी? देखो सुमित्रा, तुम बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हो। अगर तुम्हें इतनी परेशानी है पापा से तो कहीं और जाकर रह लो। क्या? कमल, मुझे पापा जी से परेशानी नहीं है, उनकी हरकतों से परेशानी है। पर अब जब आपने कह दिया है कि मुझे घर छोड़कर जाना चाहिए तो मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगी।
इतना अपमान होने के बाद मेरे लिए यहाँ रहना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ठीक है, जहां जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन याद रखना मैं अपने पापा पर इस तरह का झूठा इल्जाम नहीं लगने दूंगा। और इस तरह से सुमित्रा घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर राधे श्याम जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और वक्त के साथ अब राधे श्याम जी मेन मेक निकालने के साथ साथ ठरकी भी होने लगे थे। एक दिन सुबह के वक्त रुक्मिणी बहू, जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। जी पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद, ये लीजिए पापा जी आपकी चाय। अरे क्या बात है बहू, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। लाल रंग की साड़ी खूब जचती है तुम्हारे गोरे रंग पर। पापा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सही तो कह रहा हूँ, अब सुंदर लग रही हो तो कह दिया। वैसे अभी तक नहाई नहीं हो शायद। नहीं पापा जी, बस नहाने जा रही थी, लेकिन आपने चाय के लिए बुला लिया तो बीच में से ही आ गई। अच्छा ठीक है, चाय तो मैं पी लूंगा, तुम जाकर नहा लो। और सुनो, कोई लाल रंग के कपड़े पहना, मैंने कहा ना अच्छा लगता है तुम पर लाल रंग। पापा जी कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, लगता है बुढ़ापे में सठिया गए हैं। रुक्मिणी बाथरूम के अंदर नहाने जाती है और उसे ऐसा लगता है कि दरवाजे के पास से कोई छुपकर उसे देख रहा था। कौन है बाहर? कोई है क्या? नहाने के बाद रुक्मिणी अपने कमरे में जाती है। अमित, अभी जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कोई बाथरूम के बाहर खड़ा है। अरे रुक्मिणी, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि घर में पापा जी, तुम्हारे और मेरे सिवा तो इस वक्त कोई भी नहीं है। नहीं अमित, मैंने किसी के कदमों की आहट भी सुनी थी, कोई तो था वहां पर। कौन होगा? कमल भैया ऑफिस गए हैं, राजीव घर में नहीं है, भाभी तो कब का घर छोड़कर चली गई है। रहे पापा जी, अब तुम ही बताओ कौन हो सकता है। अच्छा ठीक है, हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो, लेकिन अमित आज सुबह जब मैं पापा जी को चाय देने गई ना, तो वो कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। कैसी अजीब बातें? कहना क्या चाहती हो तुम? मुझसे कह रहे थे कि लाल रंग की साड़ी पहना करो, इस पे बहुत सुंदर लगती हो। अरे तो उसमें अजीब क्या है? तुम उनकी बहू हो, अच्छी लग रही हो तो तारीफ कर दी होगी। तुम भी ना छोटी सी बात को लेकर कितना सोचती हो। शायद आप ठीक कहते हैं। चलिए, आपके ऑफिस का वक्त हो रहा है, मैं जल्दी से आपका टिफिन पैक कर देती हूँ। बिल्कुल, मुझे 5 मिनट में ऑफिस निकलना है, तुम जल्दी से टिफिन लेकर आओ और मैं निकलूं। अमित के घर से ऑफिस जाने के बाद घर के अंदर रुक्मिणी और राधे श्याम जी ही रह गए, क्योंकि कमल और राजीव तो पहले ही घर में नहीं थे। रुक्मिणी किचन में काम कर रही थी, तभी राधे श्याम जी उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ लगाते हैं। क्या हुआ पापा जी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देते। अरे कुछ नहीं बहू, वो क्या है ना, तुमने मेरे कहने से ये लाल रंग की साड़ी फिर से पहन ली तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम्हारी तारीफ करने आया था। ठीक है पापा जी, ये सब तो आप सुबह कह चुके हैं ना। क्या बहू, एक तो मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हारे पास खड़ा हूँ और तुम डर रही हो। पापा जी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आप मेरे ससुर जी हैं, मेरे पिता समान। इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। मैंने ऐसा क्या कह दिया तुमसे? अरे जरा सा हाथ क्या लगा दिया तो इसमें तब परेशान होने वाली क्या बात है? देखो, अगर तुमने मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की कोशिश की ना, तो सुमित्रा की तरह तुम्हें भी इस घर से बाहर निकलवा दूंगा। दूर हटिए, आप मेरे पिता के समान हैं, और ये सारी हरकतें मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा हुआ जो सुमित्रा भाभी घर छोड़कर चली गई। मैं आज ही अमित से आपके बारे में बात करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है, मेरा बेटा मुझ पर शक करेगा?
उल्टे कान पकड़कर तुमको ये घर से बाहर निकाल देगा, ठीक वैसे ही जैसे कमल ने सुमित्रा को निकाल दिया। इसलिए चुपचाप रहो और जल्दी से खाना बनाकर बाहर टेबल पर सर्व करो। मुझे जोर से भूख लगी है। पापा जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आज तो तुम्हें मैं बाथरूम में नहाते हुए देख रहा था। वैसे सिर्फ कोशिश ही कर पाया क्योंकि कुछ दिखाई नहीं मुझे। क्या? इसका मतलब मेरा शक सही था। जब मैं नहा रही थी तो मुझे लगा कि कोई बाथरूम के बाहर खड़ा है और वो आप थे। अरे कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं दिखा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और किसी से मेरी शिकायत की ना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। शाम के वक्त जब ऑफिस से अमित घर लौट कर आता है तो रुक्मिणी उसे देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ रुक्मिणी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं अमित, मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि जब मैं बाथरूम में नहा रही थी मुझे ऐसा लगा कोई छिपकर मुझे देख रहा था। अरे पर मैंने तुम्हें सुबह भी समझाया था ना कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते अमित? आज पापा जी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मुझसे अजीब अजीब और गंदी गंदी बातें कर रहे थे। ये तुम्हें क्या हो गया रुक्मिणी? तुम अपने ससुर पर इल्जाम लगा रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अमित मैंने सुबह भी आपको इशारा करने की कोशिश की थी जब पापा जी लाल रंग की साड़ी में मेरी तारीफ कर रहे थे। लगता है तुमने उस बात को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया है। देखो रुक्मिणी, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करो। नहीं अमित, मैं नहीं समझ सकती। आपके ऑफिस जाने के बाद आज जब मैं किचन में काम कर रही थी तो पापा जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जब मैं बाथरूम में नहाने गई तो वो छुपकर मुझे देखने की कोशिश कर रहे थे। बस करो रुक्मिणी, बहुत हो गया। इस तरह का गंदा इल्जाम अपने ससुर पर लगाते हुए तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? अरे कोई और होता तो मैं तुम्हारी बात मान भी लेता, लेकिन वो मेरे पापा है। हद हो गई बदतमीजी की। और बदतमीजी मेरे पापा नहीं बल्कि तुम कर रही हो। अमित मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? हो सकता है कि सुमित्रा भाभी की तरह तुम्हें भी पापा जी के घर में रहने से परेशानी होती होगी। बोझ बन गए ना मेरे पापा जी तुम्हारे ऊपर, इसीलिए अब तुम उन्हें घर से बाहर निकलवाना चाहती हो, वो भी इतना घिनौना इल्जाम लगाकर। ऐसी बात नहीं है अमित, मैं सच कह रही हूँ। देखो रुक्मिणी, मैं अपने पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है ना, तो सुमित्रा भाभी की तरह तुम भी ये घर छोड़कर जा सकती हो। आखिर क्या फैसला लिया रुक्मिणी ने? उसके साथ हुई इस गंदी हरकत के बाद भी क्या वो चुपचाप रही या फिर उसने अपने लिए कोई कदम उठाया? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।